हरी ठग रास्ते में टकरा गए। देहाती ठग के सर पर चूना पत्थर की बोरी थी और शहरी ठग के सर पर राख की। देहाती ठग ने पूछा, तुम्हारी बोरी में क्या है? शहरी ठग ने कहा, कपूर। और तुम्हारी बोरी में? देहाती ठग ने कहा, ओहो, यहाँ इसमें कौड़ियाँ हैं, चाहिए तो बोलो। शहरी ठग ने जवाब दिया, ठीक है, ले लूंगा, अगर तुम बदले में यह कपूर लेने को तैयार हो। वह राजी हो गया। उन्होंने बोरिया बदल ली। देहाती ठग खुशी खुशी घर गया और पत्नी से बोला, देख, आज मैंने कैसा हाथ मारा। बेकार चूना पत्थर के बदले कीमती कपूर की बोरी का सौदा कर लिया। उधर शहरी ठग ने अपनी पत्नी से कहा, दुनिया में कुछ लोग वाकई होशियार होते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। एक मूर्ख को राख की बोरी देकर कौड़ियों की बोरी हथिया ली। बेचारा बोरी खोलेगा तो सदमे से मर जाएगा। आंखों में राख गिरेगी, सो नफे में। मरने दो साले को, ऐसे उल्लू जी कर भी क्या निहाल करेंगे। दोनों घरों में बच्चे उत्सुकतावश बोरियों को घेर कर खड़े हो गए। एक में चूना पत्थर और दूसरी में राख देखकर बच्चे दंग रह गए। यह देखकर उनके माँ बाप ने अपने बाल नोच लिए। ठगों के मुंह उतर गए। दोनों घरों में पत्नियां उन पर बरस पड़ी। अकल के दुश्मन से होता जाता कुछ है नहीं, पर डींग जरूर हाँकेंगे। लानत है तुम पर। ठग ठगे गए, यह क्या काम था? 30 पर इन बोलों से मानो जल पर नमक पड़ा। कुछ दिन बाद दोनों ठग हाट में फिर टकरा गए। आंखें चार होते ही वे ठठाकर हंस पड़े। वे दोस्त बन गए। उन्होंने आज के बाद मिलकर काम करने का निश्चय किया। दोस्ती पक्की करने के लिए उन्होंने एक दूसरे को अपने हाथ से भगवान का प्रसाद खिलाया। शहरी ठग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे जैसे ठग हाथ मिला ले तो कोई माई का लाल उनके सामने टिक नहीं सकता। हाट बाजार, गांव शहर, घाट मंदिर, जहां भी हम जाएंगे हमारी तूती बोलेगी। दूसरे ठग ने कहा, हीरे मोती सोने चांदी तो कोई भी चुरा सकता है, हम तो ब्राह्मण के माथे का चंदन और औरत की आंख का काजल चुरा ले और पता ना चलने दे। एक बुढ़िया को उन्होंने अपना पहला शिकार बनाने का निश्चय किया। बुढ़िया अमीर थी, पर बुढ़ापे से उसकी कमर दोहरी हो गई थी। वह लाठी के सहारे थोड़ा बहुत चल फिर लेती थी। बुढ़िया से मिलने से पहले उन्होंने गांव वालों से उसके बारे में काफी बातें मालूम कर ली। फिर वे बुढ़िया के घर गए और उसके चरण छूते हुए कहा, बुआ जी, ब्याह के बाद आप तो पीहर वालों को भूल ही गई, पर हम आपको नहीं भूले। मेरे बेटे का ब्याह है, आपको चलना ही होगा। आप घर में सबसे बड़ी है, चलिए और सारे काम की देखभाल कीजिए। जल्दी से तैयार हो जाइए और हमारे साथ चलिए। यह सच था कि बुढ़िया बरसों से पीहर नहीं गई थी। पीहर था भी तो बहुत दूर। यहाँ का काम किसके भरोसे छोड़ती। अपने बचपन और तरुणाई को याद करके उसकी आंखें भर आई। इतने अरसे बाद भतीजों को देखकर उसके दिल की कली कली खिल गई। बेचारे कितनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। उसने उन्हें सोने की कटोरी में तेल दिया और अपने बेटे से कहा कि उन्हें तालाब पर ले जाए। ठगों ने तेल से अपने शरीर की मालिश की, तालाब पर नहाए और कटोरी को सरकंडों में छुपा दिया। एक ठग ने जोर से गुहार लगाई कि कौवा कटोरी को झपट कर ले गया। घर पर बुढ़िया का परोसा खाते हुए उन्होंने कहा, कौवे बहुत दुर्द होते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि बस कटोरी किनारे पर रखकर हम तालाब में घुस गए।
हम कौवे के पीछे भागे, पर वह तेजी से उड़ता हुआ आंखों से ओझल हो गया। हम सर पीट कर रह गए। बुढ़िया के बेटे ने उनकी करतूत देखी थी, पर वह कुछ नहीं बोला। ठगों ने समझा वह बिल्कुल गोबर गणेश है। कटोरी के खो जाने का बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उसने उन्हें चांदी, तांबे या पीतल की कटोरी क्यों नहीं दी। सोने के घाटे को उसने बुरा शगुन समझा। उसने निश्चय किया कि वह विवाह में नहीं जाएगी। अपने बदले उसने बेटे को हो आने को कहा। ठगों के साथ वह घोड़े पर रवाना हुआ। रास्ते में ठगों ने उससे कहा, भाई, हमें बहुत भूख लगी है। तुमने बहुत से गहने पहन रखे हैं। अगर तुम कोई छोटा सा गहना ही गिरवी रख दो तो हम बहुत बढ़िया खाना खा सकते हैं। बुढ़िया के बेटे ने कहा, कीमती चीज गिरवी क्यों रखे? आदमी लाचारी में ऐसा करता है। यहाँ पर मेरी अच्छी साख है। आप जैसा कहेंगे वैसा खाना खिलाऊंगा। बस जो मैं कहूँ करते जाए। जब मैं किसी से बात करूं तो आप वही कहे जो मैं कहता हूं। जब कोई आपसे पूछे एक या दोनों, तो आप हमेशा कहे दोनों। ठीक है। ठग राजी हो गए। एक से दो हमेशा ही भले, चाहे वह कुछ भी हो। बुढ़िया का बेटा किसी गांव में एक साहूकार के पास गया और उससे अकेले में कहा, मैं आपके लिए 2 मजदूर लाया हूं। वे आपकी जीवन भर के दास होंगे। वे तगड़े हैं और खेती बाड़ी का सारा काम जानते हैं। मुझे अच्छी सी रकम दे दीजिए, फिर वे आपके। उन्हें देखकर सेठ संतुष्ट हो गया और उनसे पूछा, एक या दोनों? ठगों ने कहा दोनों। सेठ ने कहा, मुझे मंजूर है। बुढ़िया का बेटा रुपया लेकर चलता बना। ठगों ने सोचा वहां खाने का बंदोबस्त करने गया है। वे सोच भी नहीं सकते थे कि बुढ़िया का बेटा उन्हें बेच गया और वे सेठ के दास हो गए हैं। उन्हें बगीचे में काम करने के लिए ले जाया गया। उन्होंने बहुत हाथ पैर पटके, पर सेठ ने उनकी एक न सुनी और कोड़े से धमकाया। अब कहीं ठगों को एहसास हुआ कि बुढ़िया का गाउदी सा दिखता बेटा उनसे बड़ा ठग निकला। उन्होंने सेठ के पांव पकड़ लिए। सेठ जी, हमने जीवन में कभी काम नहीं किया। हमने तो कभी पानी का लोटा तक नहीं भरा। हम ऐसे वैसे घर के नहीं हैं। हमसे वैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए। उस छोरे ने हमें खाने का न्योता दिया। हमें क्या मालूम था कि वहां हमें बेच जाएगा। सेठ यो पसीजने वाला नहीं था। बोला, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। मैंने तुम्हारे इवज में बड़ी रकम चुकाई है। भावुकता से धंधा नहीं होता। ठग गिड़गिड़ाए, उसने आपको भी धोखा दिया और हमें भी। आप किसी को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे और आपकी रकम लौटा देंगे। सेठ को कुछ कुछ भरोसा हो गया कि वे निर्दोष हैं। बदमाश को खोजने के लिए उसने एक नौकर को उनके साथ कर दिया। इस बीच बुढ़िया का बेटा तेजी से घोड़ा भगाता हुआ अगले गांव पहुंचा। वहां एक हलवाई की दुकान पर रुका और दोनों हाथों से मिठाइयां भकोसने लगा। दुकान पर बैठा लड़का यहां देखकर भौचक रह गया। बोला, अगर तुम्हें ये इतनी ही अच्छी लगती है तो पहले दाम चुका दो और फिर जी भर कर खाओ। बुढ़िया के बेटे ने कहा, कैसी बात करते हो? मेरा नाम चिंटा है। जाकर अपने बापू से कहो कि चिंटा मिठाई खा रहा है और पैसा नहीं दे रहा। वे समझ जाएंगे मैं उनका दोस्त हूँ। लड़का भागा भागा गया और बापू को इस अजीब चिंटे के बारे में बताया। हलवाई उस पर बरस पड़ा। मूर्खों के सरदार, चिंटा कितनी मिठाई खाएगा? उल्लू दुकान सुनी छोड़कर आ गया।
जा वापस दुकान पर जा। इस बीच ठग ने मिठाइयों से थैला भरा और घोड़े पर बैठकर चंपत हो गया। रास्ते में उसने एक बुढ़िया और उसकी सुंदर बेटी को देखा। ठग लड़की की सुंदरता पर मर मिटा। वह लड़की के करीब गया, उसे उठाकर घोड़े पर बिठाया और घोड़े को एंड लगाई। यह सब इतना अचानक हुआ कि बुढ़िया को यहाँ समझने में थोड़ी देर लगी कि क्या हुआ। बुढ़िया चिल्लाने को ही थी कि ठग घोड़े पर से जोर से बोला, अपनी बेटी की फिक्र मत करो, मेरा नाम जमाई है। बुढ़िया छाती माथा कूटते हुए विलाप करने लगी। देखते देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई। बुढ़िया ने उन्हें बार बार बताया, हाय मेरी बेटी को जमाई उठाकर ले गया, अब मैं क्या करूं? लोग हंसे, क्या तुम्हारी बेटी को जमाई जबरदस्ती ले गया? इसमें रोने धोने की क्या बात है? वहां अब बड़ी हो गई है, उसे क्या जीवन भर घर में बिठा कर रखोगी? तुम्हारा जमाई आखिर कब तक धीरज रखता? उसने ठीक ही किया। लड़की को लेकर ठग जंगल में गया और सुस्ताने के लिए रुका। लड़की को भी वहां अच्छा लगा। इस घटना ने उसे रोमांचित कर दिया। वे घोड़े से उतरे ही थे कि उनकी नजर सफेद चींटियां खाते भालू पर पड़ी। अनचाहे मेहमानों को देखकर भालू उनकी तरफ झपटा और ठग पर टूट पड़ा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। ठग ने फुर्ती और होशियारी से भालू को गर्दन से दबोचा और उसकी थूथनी को जमीन पर रगड़ने लगा। पर हथियार के बिना यहाँ उसे मार नहीं सकता था और ना ही वहां उसे छोड़ सकता था। उसकी जेब से रुपये गिरकर चारों ओर बिखरने लगे। वहां भालू से काफी देर तक जूझता रहा और बुरी तरह थक गया। उसे लगा कि वह अब और भालू को पकड़े नहीं रह सकेगा कि तभी एक सौदागर उधर आया। जंगल में जमीन पर रुपये बिखेरे देखकर वहां फटाफट उन्हें बीनने लगा। बीनते बीनते वहां उस स्थान पर आया जहां एक आदमी भालू की थूथनी को जमीन पर रगड़ रहा था। उसे कौतूहल हुआ, पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? जमीन पर इतना रुपया कैसे बिखरा पड़ा है? युवक ने कहा, यह मामूली भालू नहीं है। जब मैं मिट्टी में इसकी नाक रगड़ता हूं तो यह पीछे से रुपया हकता है। इसे कुश्ती बहुत पसंद है। मैंने इसे पालतू बना लिया है। बेचारा मेमने की तरह सीधा है। सौदागर ने कहा, इसे मुझे बेच दो। ठग बोला, अच्छी कीमत दोगे तो बेच दूंगा। मैं इसके लाख रुपये से कम नहीं लूंगा। यह रोज 10 रुपये हकता है। सौदागर ने सोचा, यह तो रुपयों का झरना है। मैंने बहुत धंधे किए पर सब इसके सामने फीके हैं। यह भालू मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास रुपये ही रुपये होंगे। 30 पर कमाने की कोई चिंता नहीं। सो उसने उसे लाख रुपये गिन दिए। उसने जो रुपये बटोरे थे वे भी ठग ने उससे ले लिए। ठग ने भालू सौदागर को पकड़ाया और कहा कि वहां इसकी थूथनी जमीन पर रगड़े। भालू से छुटकारा मिलते ही ठग घोड़े पर बैठा और लड़की को लेकर वहां जा। आगे उसे एक धोबी मिला जो धूप में कपड़े सुखा रहा था। ठग धोबी को दिखा दिखाकर थैले में से मिठाई निकाल कर खाने लगा। उसे मिठाई खाते देखकर धोबी के मुंह में पानी आ गया। ठग ने उसे भी थोड़ी मिठाई खाने को दी। धोबी को वहां बहुत स्वादिष्ट लगी। ठग ने कहा, अच्छी है ना? मुझे भी यहाँ बहुत अच्छी लगती है। यह कोई मामूली मिठाई नहीं है। उस पहाड़ पर झील के किनारे एक खास पेड़ है। यह मिठाई उस पेड़ पर लगती है। जाओ और जितनी चाहो तोड़ लो।
जी भरकर मिठाई खाओ और झील का मीठा पानी पियो। अगर तुम काफी मिठाई तोड़ सको तो उसे बेचकर पैसा भी बना सकते हो। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। धोबी को उसकी बात जची। वह तुरंत उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। वह वापस नहीं आता। तब तक उसने ठग से उसके कपड़ों का ध्यान रखने को कहा। कपड़े बहुत कीमती थे, शुद्ध रेशम और साटन के। धोबी के जाते ही ठग ने कपड़ों की गठरी बांधी और घोड़े पर रखकर अगले गांव जा पहुंचा। वहां उसने उन रंग रंगीले कपड़ों को एक पेड़ की डालियों पर बांधा और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। ओ जादुई पेड़, ओ भगवान के करघे, मेरे लिए रेशम और साटन खिलाओ। उधर से गुजरते एक व्यापारी ने उसके बोल सुने। उसे अचंभा हुआ। पेड़ पर रेशम और साटन कैसे लग सकते हैं? जैसे वे कोई फूल हो। यह कमाल का पेड़ है, सचमुच कमाल का। ऐसा स्वर्ग में होता होगा, लेकिन धरती पर रेशम से लदा पेड़ किसी ने नहीं देखा। वह ठग के पास आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? ठग ने कहा, यह अनोखा पेड़ है। इस पर फूलों की बजाय रेशम और साटन लगते हैं। इसकी डाल पर बैठकर इतना भर कहना होता है, खिलाओ। ओ जादुई पेड़, मेरे लिए रेशम और साटन खिलाओ। और यह रेशम और साटन के सिले सिलाए वस्त्रों से लद जाता है और कपड़े इतने बढ़िया कि राजाओं और रानियों के पास भी क्या होंगे। देखो, मेरी घरवाली को देखो, वहां कोई कपड़ा दोबारा नहीं पहनती। वह नित नए कपड़े पहनती है और कल पहने कपड़े बासी फूल की तरह फेंक देती है। कितनी भाग्यशाली है वहां। व्यापारी के कपड़ों का धंधा था। वह सोचने लगा, वाह, इससे तो मुझे मिलों से कपड़ा खरीदने और दर्जियों से सिलवाने के सारे झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। पेड़ की बहुत कम देखभाल करनी पड़ती है। इससे मैं ढेरों रुपयों कमा सकूंगा। 30 पर मजदूरों का भी कोई लफड़ा नहीं। ये कपड़े कितने बढ़िया सिले हुए हैं। उसने ठग से सौदा पटाया और काफी धन देकर जादुई पेड़ का मालिक बन गया। ठग लड़की को लेकर वहां से चल पड़ा। लड़की उसके साथ इतनी खुश थी जितनी खुश वहां जीवन में कभी नहीं हुई थी। उत्कंठा से भरा सेठ पेड़ पर चढ़ा और ठग का सिखाया मंत्र जपते हुए उससे वस्त्र देने की प्रार्थना करने लगा। जाने कितनी बार उसने वह मंत्र दोहराया। वह वही ढाक के 3 पात मंत्र जपते जपते उसका गला बैठ गया। दिन भर मंत्र जपने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह साधारण पेड़ है और उसे उल्लू बनाया गया है। पहले वाले दोनों ठग अब भी उस छोकरे ठग को ढूंढ रहे थे जिसने उन्हें मात दी थी। उसे ढूंढते ढूंढते वे उस हलवाई की दुकान पर पहुंचे जहां से वहां थैला भरकर मिठाई ले गया था। हलवाई भी उनके साथ हो लिया। आगे उन्हें वहां बुढ़िया मिली जिसकी बेटी को वहां भगा ले गया था। चारों आगे बढ़े। वहां से चले तो उन्हें वहां सौदागर मिला जो अब भी भालू से जूझ रहा था। वहां पस्त होने ही वाला था कि ठगों ने लाठियों से भालू को मार गिराया। उन्होंने धोबी को दम दिलासा दिया जो तय नहीं कर पा रहा था कि बिना कपड़ों के वहां शहर भर के ग्राहकों का कैसा सामना करेगा। आखिर उन्होंने छोकरे ठग को उसके घर पर जा पकड़ा और उसे सख्त सुस्त सुनाने लगे। छोकरे ठग ने कहा, मैं ठग नहीं हूं, ना मैं चोर हूं। मैं आप लोगों की एक एक चीज वापस कर दूंगा। जो मिठाई मैं खा गया उसके दाम दे दूंगा। यह खेल मैंने सिर्फ मजे के लिए किया था। मैं तो यह दिखाना चाहता था कि कैसे लोगों को अपनी नाक के आगे नहीं दिखता, खासकर तब
जब वे लालच में अंधे हो जाते हैं। उसकी भलमनसाहत और शिष्टता से वे बहुत प्रभावित हुए। उसने अपने नौकरों को उनके लिए बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने और मुलायम बिस्तर लगाने का आदेश दिया। सब ने डटकर भोजन किया और तान कर सो गए। उन्हें भरोसा था कि उनका माल उन्हें वापस मिल जाएगा। इसी बीच छोकरा ठग गांव के चौकीदार के पास गया और उसे घूस देकर अपने साथ मिला लिया। चौकीदार ने गली गली में डोंडी पीटकर घोषणा की कि जिस किसी के घर में अनजान अतिथि ठहरा हुआ हो, उसे गृह स्वामी कल सुबह दरबार में हाजिर करे। हो सकता है वहां भेदिया हो जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उस राजद्रोही को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुनादी सुनकर दोनों ठग, हलवाई, बुढ़िया, सौदागर, व्यापारी और धोबी सिहर गए और जान बचाकर भाग खड़े हुए। दूर तक भागने के बाद वे जरा दम लेने को रुके। एक ठग ने दूसरे ठग से कहा, मैं देहाती ठग हूं, तुम शहरी ठग हो, पर यह छोकरा ठगों का सरदार है। हम उसके पासांग भी नहीं हैं। हम लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, पर यहाँ हमारा भी बाप निकला, माल भी हमारा गया और हम ही भाग आए। ठगों का सरदार सुंदर लड़की के साथ सुख से रहता है। मैं एक दिन उससे मिला तो उसने कहा, कोरी ठगी में क्या रखा है? मजा तो तब है जब ठगी बुद्धिमानी के साथ की जाए। बस यही कहानी खत्म होती है।